नमस्कार, न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह की, जो असाध्य बीमारियों के इलाज समेत तमाम तरह के चमत्कारों के दावे करते रहे। हालांकि खुद को प्रॉफिट बताने वाले बजिंदर इस वक्त छेड़छाड़ का आरोप लगने के कारण सुर्खियों में है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज न्यूज नेशन पर पास्टर बजिंदर पर आरोप लगाने वाली महिला अपनी आप बीती सुनाएगी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ फादर नॉर्बर्ट हैं, आप जाने माने ईसाई धर्मगुरु हैं। हमारे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सुबही खान जी हैं, आप राष्ट्रीय संयोजिका हैं राष्ट्र जागरण अभियान की। नेहा रस्तोगी भी हैं हमारे साथ, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। और हमारे साथ वो पीड़िता भी हैं जिन्होंने शिकायत की है पास्टर बजिंदर के खिलाफ। सबसे पहले जो पीड़िता हैं उन्हीं का रुख करते हैं। आप जरा एक बार बताइएगा पूरे देश को कि कब से ये आपका जो यौन उत्पीड़न का सिलसिला है ये शुरू किया पास्टर बजिंदर ने। और एक सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि आपने तभी आवाज क्यों नहीं उठाई? तो 2017 में मैं इनकी उस चर्च में जाना शुरू हुई थी। और ये जो चीज़ें हैं 2017 में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना शुरू हुई और 2020 में इनके साथ मैंने सेवा स्टार्ट करी थी। 2021 में इन्होंने मेरे को मैसेजेस करने, गलत मैसेजेस करने, मेरे को धमकाना, मेरे को धमकियां देना या मेरे को हार्म करना, मेरे को डराना, धमकाना, ये चीज़ें शुरू कर दी थी। ये लगातार 2023 तक चलती रही, अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद मैंने इनकी चर्च जैसे तैसे करके छोड़ दी थी। और आपने ये कहा कि आपने पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाया। पहले मेरी एज नहीं थी, मैं बहुत छोटी एज की थी। दूसरी बात कि जैसे इन्होंने कहा था हम तुम्हारी बदनामियां करवाएंगे, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी, मेरी फैमिली को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, मुझे किडनैप करवाने की धमकी, इन चीज़ों से और इनके रहते मैं बहुत देर तक डिप्रेशन में रही हूँ। और मुझे यही रहता था, मैम मैं एक सिंपल सी फैमिली से हूँ कि ये कुछ भी कर सकते थे, मेरे पेरेंट्स को कुछ भी करवा सकते थे, इस कारण मैं पहले नहीं आई। और अब आने की ये वजह कि मेरी मैरिज हो गई है, मेरे छोटी सी बच्ची है, कि जब बात उस पे आई, उसको हार्म करने की, तब मैं आई कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी थी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2017 में आप जब इस चर्च से जुड़ी पास्टर बजिंदर के, तो क्या पहले से आपके परिवार के लोग भी जुड़े हुए थे इस चर्च से? कैसे आप जुड़ी इस चर्च से? जी सर, मैं खुद क्रिश्चियनिटी में हूँ। मैं 2017 में जब हमें इनकी चर्च का पता लगा, हम पहले इनकी नहीं जाते थे, हम पहले किसी और चर्च से जुड़े हुए थे। जब 2017 में इनकी चर्च का पता लगा तो हम भी जैसे लोग जाते हैं वैसे हम भी इनकी चर्च में जाना शुरू हुए। अपनी फैमिली के साथ में जाती थी, अपने मदर फादर के साथ। 2017 से 2021 तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई? पास्टर बजिंदर आपके संपर्क में 2021 में आए? नहीं सर, 2017 में जब हम इनकी चर्च में जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि पहले मैं जैसे लोग जाते हैं मैं भी कलीसिया में बैठती थी। और इनके पास्टर्स का ये कहना था हमारे घर आके कि जब भी मेरे मदर फादर मिलते थे, क्योंकि आप अपनी बेटी को भेजो, कि वहाँ के जो प्रॉफिट हैं उन्होंने कहा था, प्रॉफिट बजिंदर ने, कि आप अपनी बेटी को सेवा में भेजो। उनके मैसेजेस वो देते थे। मैं पहले इस चीज़ में हामी नहीं थी कि मुझे नहीं जाना, मैं जाती हूँ, मैं प्रेयर करके आ जाती हूँ या सुन के मीटिंग जो होती है। फिर 2020 में जब मैंने कहा कोई बात नहीं कि मैंने तो खुदा की सेवा में जाना है, 2020 में जब इनके साथ सेवा में मैं जुड़ी, उसके बाद लास्ट दिसंबर से 2021 में जब हम एंटर हो रहे थे तब से चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी ज़्यादा। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया उसमें आपने कहा कि पास्टर आपको फॉलो करते थे, आपका पीछा करते थे। पास्टर बजिंदर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अगर हमारी टीम या हम में से कोई पीछा कर रहा था तो कहीं तो कोई सीसीटीवी फुटेज होता। वो कह रहे हैं कि ये आरोप झूठा है आपका।
ये आरोप बिल्कुल झूठा नहीं है। मैं स्टडी करती थी, मेरा कॉलेज जो था मैं वहाँ जाती थी। मेरी स्टडी तक मैंने बीच में छोड़ दी, इनकम्प्लीट। कोई अपनी स्टडी क्यों ही छोड़ेगा। इनकी गाड़ियाँ, इनकी जो ब्लैक स्कॉर्पियो है वो पीछे होती थी, इनकी गाड़ियाँ में ये पीछा करते थे। मैं स्कूटी से जब होती थी मेरा पीछा करना, मेरे घर से लेके मेरे कॉलेज तक, जब मैं जाती थी कॉलेज से निकलती थी तब घर वापस तक। ठीक है, मैं अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि इसमें आपको फॉलो किया जाता था, लेकिन अगर 2021 से आपसे बात हो रही थी तो वो चैट हिस्ट्री तो होगी आपके पास जिसमें पास्टर बजिंदर ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें आपके साथ की हों? जी सर, मैं इसका भी आपको बताना चाहती हूँ कि 2021 में जब इन्होंने चैट कर ये बातें होती थी सारी चीज़ें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सर, इनका वो डर, इनका खौफ, इनकी चीज़ें जो ये धमकाना इतना ज़्यादा होता। सर मेरा जो फ़ोन होता था वो 24 घंटे जब मैं इनके पास जाती थी तो इनके पास रहता था। पहले इन्होंने सर मेरे फ़ोन से पूरी चीज़ें क्लियर कर दी, सबूत सारे मिटा दिए थे सर। जैसे तैसे जब उनको अपने पास लाने की कोशिश करी सर, रखने की, बैकअप करने की कोशिश करी, फिर इन्होंने डिलीट कर दिया, फिर सब कुछ कर दिया। पर सर इनको ये था कि मैं सारे सबूत मिटा चुका था, पर सर कुछ सबूत, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी थी जो मेरे फ़ोन में रह गई थी। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि पास्टर बजिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि आप जो आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। शायद उन्होंने कहा कि किसी दूसरी चर्च की साजिश है उनको बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप को कुछ मानसिक समस्या है, आपको पहले दौरे पड़ते थे। तो जो आप आरोप लगा रही हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। सर मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो ऐसे उठ के आएगी या किसी के दबाव में अपनी इज्जत की ऐसे धज्जियाँ उड़वा देगी जैसे इन्होंने करा। और सर जिसके साथ होता है वही आता है। और सर आप देखेंगे इन पे ऐसे बहुत से इल्ज़ाम हैं। मैं कहती हूँ एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकती है, सभी गलत नहीं हो सकते। और ये जो कह रहे हैं कि मेरे को दिक्कत ही आई, ये सर ये इनकी चर्च के में रहते जब मेरे पे इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी, मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मुझ पे गलत गलत चीज़ें करनी शुरू कर दी सर, तब उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई, मुझे पैनिक अटैक होते थे। सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है जहाँ जहाँ मेरे ट्रीटमेंट चले हैं। और ये कह रही है कि दूसरी चर्च को इनको फंसाने का है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनसे मतलब नहीं रखता, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं। आपने जो सारे जरूरी सबूत हैं वो सौंपे हैं पुलिस को? जी सर, सारे जो भी सबूत है वो पुलिस को दे चुके हैं हम। और क्या आपकी डिमांड है? आपके साथ जब पहली बार इस तरीके की बदतमीजी पास्टर ने की तब आप बालिग थी या नाबालिग थी? सर जब भी इन्होंने ये चीज़ें करी मैं नाबालिग थी, मैं सर छोटी सी एज थी, उसमें सर इन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी कि इतना ज़्यादा तंग करना, इतनी ज़्यादा सर ये ऐसे होते थे सर, ये मेरे अपने वहाँ पे अगर ये किसी चीज़ के लिए मैं करती थी कि मैं जाके बता दूँ अपने मदर को, और सर वहाँ पे ये अपने पैर से मेरे पैर को इस कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने कितने जख्म हो जाते थे। आप कह रही हैं आपको मारा पीटा भी जाता था? जी सर, ये ऐसे हार्म करते थे कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी मरवा दूंगा, तुम्हें बिकवा दूंगा, तुम्हें किडनैप करवा दूंगा। और लेकिन अब 2025 में आपने ये जो हिम्मत जुटाई है कि आप सामने आई, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, वो डर, वो खौफ तो अब भी होगा आपको, आपके परिवार को? सर इतना ज़्यादा है कि मैं घर से बाहर तक कभी नहीं निकल सकती सर, अपनी फैमिली को लेके, अपने किसी को लेके सर। इनकी गाड़ियां पीछे लग जाती हैं, इनके लोग पीछे लग जाते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, घर तक धमकियां आती हैं। इनके वहाँ के प्रधान घर पे धमकाने के लिए आते हैं कि तुम लोगों ने अगर मुंह खोला, सच्चाई बताई, अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो कुछ भी बोला तो हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे।
क्या हाल फिलहाल में भी आपको इस तरीके की धमकी मिली है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होगा या आपके परिवार वालों के ऊपर जानलेवा हमला होगा? जी सर, कंटिन्यू धमकियां मिल रही है और रिसेंट का ये है कि इनका 5-6 को ये नेपाल में जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है अपने लोगों को कि मैं जा रहा हूं और मेरे आते तक इनकी फैमिली मेरे को खत्म चाहिए। सर मेरा ये कहना है कि अगर कोई लड़की के साथ होता है, पहली बात तो सर कोई लड़की ऐसे आती नहीं है, जिसके साथ होता है सर उसको दबा दिया जाता है सर, इनकी ऐसी चीजों के कारण। बिल्कुल, लेकिन लगभग 4-5 साल से आपने इस तरीके का उत्पीड़न झेला है, इस तरीके का शोषण झेला है। ये जो पूरा सफर है, बीता वक्त है, ये तो बहुत ज्यादा दर्द भरा है जैसा आप कह रही हैं। इस ट्रॉमा से अभी तक आप निकल पाएंगे या अभी भी उसी ट्रॉमा से जूझ रही हैं? अभी भी वही मानसिक दिक्कत है? अभी भी आपको उस तरीके के पैनिक अटैक आते हैं? सर अभी तक ये दिक्कत सर हुई नहीं, क्योंकि इनका ये चीज़ें कि दोबारा से जब शुरू हो गई इतना ज़्यादा सर कि मुझे घर से बाहर निकलने में खौफ आता है। रात में ये होता है कि कोई पता नहीं किस टाइम घर का दरवाज़ा नॉक होगा और ये लोग सामने होंगे, कुछ भी करवा सकेंगे, कि मेरी फैमिली सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ। पर लेकिन कभी आपने किसी से शेयर नहीं किया ये सारी बातें, और किसी ने आपको ये बताया नहीं कि आपको आगे आना चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी? या आपको लगता है कि नहीं, जो सिस्टम है वो सरेंडर किए हुए है, पास्टर बजिंदर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? सर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि सर इन्होंने इतना ज़्यादा इनकी धमकियां होती थी कि तुमने किस सर मैं किसी से वहाँ पे बात तक नहीं कर सकती थी। अगर सर मेरे से कोई बात भी कर लेता था, ये उस आदमी को या उस लड़की को इस कदर मारते थे सर बेरहमों की तरह, और सर मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी कि कई बार मुझे इनकी उस चर्च में से उठा के हॉस्पिटल लेके गए कि मेरे को वहाँ पे पैनिक अटैक आ गए। इतना ज़्यादा डराते थे, धमकाते थे, और सर की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ करवा देंगे। और ये जो थे ये यही कहते थे कि तुम अगर जाओगी मेरा प्रशासन भी क्या कर लेगा, वो तो पुलिस तो मेरे साथ रहती है, मैं तो उनके 24 घंटे मेरे साथ रहते, मेरे बड़े बड़े एमएलए से बड़े बड़े राजनीति में मेरे तल्लक है, तुम जाओगी भी तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, मेरे पे कोई अरेस्ट नहीं हो कर सकता, मुझे कोई मेरे पे एफआईआर नहीं होगी, तुम अगर कर भी लोगी, पर अगर तुम करोगी तो तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा। पास्टर बजिंदर पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं, 2018 में शायद। क्या आपको पता था कि पास्टर बजिंदर पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं? वो पहले भी इस तरीके के बच्चियों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी कर चुके हैं? सर जब हम 2018 में इन पे लगे थे आरोप, इन पे जब लगाया गया था तो हम उनकी चर्च में ही होते थे, तब भी इनका ये कहना होता था कि मेरे पे गलत है और धरने लगाने, तुम लोगों ने मुझे सेफ रखना है, मेरे पे कोई वो ना आए, तुम लोगों ने जा के अपने लोगों को कहते थे, वहाँ पे जितने भी हम होते थे, हमारे सामने की बात है कि तुमने उस लड़की की बदनामी करनी है ताकि वो खुद ही दब जाए, ये चीज़ें सर होती थी। आपको लगता है कि कुछ और लड़कियां भी हो सकती हैं पास्टर बजिंदर के इस आश्रम में जिनका इस तरीके से शोषण किया गया हो? सर कुछ नहीं, मैं कहती हूँ अनगिनत लड़कियां जिनके साथ रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज कुछ ना कुछ। सर यही है कि इसको सजा मिलनी चाहिए, वरना सर और भी लड़कियां जो आती जाएंगी उनके साथ भी चीजें होती जाएंगी। आपने जो पुलिस में शिकायत की है उसमें आपने पॉक्सो की भी मांग की है पुलिस से? जी सर, मैंने पॉक्सो की भी मांग करी है, क्योंकि सर जिस टाइम इन्होंने ये चीज़ें करी थी उस समय मेरी एज कुछ भी नहीं थी, और अब भी अगर आप देखेंगे तो मेरी एज कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त आपकी क्या मानसिक स्थिति है। आप अपना ख्याल रखिए, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनके जहन में भी कोई सवाल हो जो वो आपसे पूछना चाहें। फादर नॉर्बर्ट,
जो बातें ये पीड़िता शिकायतकर्ता बता रही है, आपको नहीं लगता कि अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था पास्टर बजिंदर के खिलाफ? बिल्कुल, ये तो एक अधर्म सी बात है कि इस तरह के हम विश्वास नहीं करते हैं और वो अपने को सेल्फ डिक्लेयर पास्टर मान रहे हैं। जो हमारी जो मेन लाइन चर्च है वो उसको मान्यता नहीं देता है, और इस तरह की यदि घटनाएं हो रही हैं तो उस पर एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे धर्म के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन सुबही खान, एक लड़की 2017 से आते आते 2025 तक हिम्मत जुटा पाती है 8 साल के उस संघर्ष को, शोषण को झेलने के बाद, और अभी भी उसको इंतजार करना पड़ रहा है कि पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक्शन कब होगा, गिरफ्तारी कब होगी, और वो कह रहा है कि मैं 5 तारीख को विदेश जा रहा हूँ, 6 को लौटूंगा। मतलब वो अपने तरीके से अभी भी अपनी जिंदगी जी रहा है। देखिए, ये जो पास्टर बजिंदर हैं, ये आजकल जो क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी चल रही है, आप खास तौर से पंजाब में आप देखिए कि कन्वर्जन्स हो जाते हैं और आप अपना नाम मत बदलिए, आप अपना सरनेम मत बदलिए। जैसे अभी हमारे साथ बैठे हैं, आई थिंक यू आर ऑल्सो अ पास्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फादर फ्रॉम द कैथलिक चर्च। फादर फ्रॉम द कैथलिक चर्च। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम डिसोन करते हैं, ये पास्टर कहलाने के लायक नहीं है। तो ये भी जानने की ज़रूरत है कि इनको पास्टर की उपाधि किसने दी, कौन लोग हैं इनके पीछे जो इनको जस्टिफाई कर रहे हैं या इनको इस उपाधि के साथ मान रहे हैं। देखिए, जिस तरह का अंधविश्वास ये चैनल पर दिखा रहे हैं, कहीं चंगाई सभाएं हो रही हैं, कहीं लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई एम सरप्राइज कि एक छोटी बच्ची जो उसकी अपनी ही स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा एविडेंस है, इसमें पॉक्सो एक्ट में अब तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ये पास्टर बजिंदर खुले में घूमने नहीं चाहिए थे, अब तक इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आई एम सरप्राइज कि ये किस तरह से ऐसे खुले में घूमे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बच्ची को ये भी कहना चाहती हूँ, अगर वो नहीं सुन पाई है, मेरा नाम सुबूही खान है, आई एम अ लॉयर एंड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई एम विलिंग टू ऑफर यू फ्री लीगल एड। आपको किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए हो, बिकॉज केस डिटेल्स जब तक हमारे पास नहीं होंगी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल मत डरिए, आप एक नेशनल टीवी पर बता चुकी हैं कि आपको और आपकी जान को खतरा है इनसे, तो इस चीज से आप परेशान मत होइए। ये लोग भी जानते हैं अगर ये आपका या आपके परिवार का भी बाल बांका करेंगे तो दे विल बी वो मैं जरा रिस्पांसिबल। पीड़िता से भी पूछने की कोशिश करूंगा। जो बात यहाँ पर सुबही खान कह रही हैं कि देखिए, और जो फादर ने कहा कि हम तो डिसोन करते हैं, हम उस पास्टर मानते ही नहीं है, जो भी काम वो बजिंदर सिंह कर रहा है वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। कभी आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये चंगाई सभा में जो कुछ कर रहा है ये तो कहीं है ही नहीं क्रिश्चियनिटी में, ये जो क्लेम कर रहा है ये सब तो फ्रॉड है? सर, मैं कहती हूँ कि बाकी में किसी, क्योंकि बाकी सारे जो है वो सही रीति से सही तरह चलते हैं खुदा में, पर सर ये जो आदमी है सर, जब मुझे पता ये शुरुआत से ये सिर्फ अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चले, इन्होंने कभी वहाँ पे कोई खुदा का नाम हुआ ही नहीं। जो चीज़ें थी ये प्री प्लान्ड होती थी, और सर ये भी चीज़ सभी को पता है कि ये जादू टोने भी करते हैं। ठीक है, नेहा रस्तोगी, क्योंकि इनके वहाँ पे यही चीजें चलती हैं और ये वहाँ पे सारी चीज, बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्री प्लान्ड करते हैं ये चीज, पहले वहाँ पे इनको फोटोज क्लिक करके इनको भेजी जाती है कि किसको उठाना है, किसके लिए क्या प्रोफेसी करनी है, क्या हीलिंग करनी है, वहाँ पे लोगों को कहना। सर ये सब झूठ है, ये इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होता है कि लोग ये देख के आए। और सर लोग यही कहते हैं कि शायद वहाँ पे ये काम होते हैं कि हम इतने परेशान हैं, हमारे भी काम वहाँ पे जाके हो जाएंगे, लोग इसके लिए इनके वहाँ पे जाते हैं, पर लोगों को नहीं पता सर इनके अंदर क्या कुछ होता है। वो चर्च है ही नहीं सर, वो एक डेरा है जो ये आदमी चलाता है। हाँ, एफआईआर तो हो गई। एफआईआर आपने करा दी है ना दर्ज? इन धाराओं में दर्ज हुई है, मैं जानना चाहती हूँ। आपने एफआईआर तो दर्ज करा दी है? जी जी सर, ये एफआईआर है जी। आप एक बार जरा जी बता सर, सकते हैं ये सुबह FIR खान जो को और इनके नेहा खिलाफ रस्तोगी को कि करवाई इसमें गई। कौन कौन ये सी भी धाराएं सर, हैं? इन्होंने इतने जी, मैं इसमें एक हाँ, ये देख पा रहे हैं हम। लेकिन नेहा रस्तोगी, मैं एक चीज आपसे हाँ जानना जी। चाह रहा हूँ। एक बच्ची जो शोषण के वक्त नाबालिग थी, हाँ वो आवाज उठा रही है, उसने एफआईआर दर्ज करा दी है। अब तक पास्टर बजिंदर को क्या जेल में नहीं होना चाहिए था? और बच्ची जो खुद कह रही है कि जब मेरा शोषण हुआ तब मैं नाबालिग थी, क्या पॉस्को एक्ट नहीं लगना चाहिए? जी बिल्कुल लगना चाहिए था, पॉस्को एक्ट भी लगना चाहिए था। और मुझे समझ नहीं आ रहा है पंजाब की पुलिस अभी तक कर क्या रही है कि उसको पॉस्को एक्ट में इमीडिएटली उनका अरेस्ट होना चाहिए था।
और उसके अलावा ये जो उन्होंने सोचा किया है, कोई धर्म गुरु के तौर पे वो नहीं करे। एक वो नौटंकी वाले आदमी है जो नाटक स्कूल से कुछ लोगों को लाते हैं अपने पास, ये सब नाटक करवा रहे हैं और सारा ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इनको हमारी पीड़िता को और ये आदमी हैबिचुअल है, 2018 में भी एलिगेशन लगा एक्चुअली। तो हमें ये बहुत ही जोर शोर से मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपने स्टेटमेंट आपने दर्ज करवा कर FIR करवाया, हमें एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, स्टेटस रिपोर्ट मंगाना चाहिए कोर्ट से कि FIR का स्टेटस क्या है, अभी तक क्या आपने एक्शन लिया इनके अगेंस्ट में। ठीक है, तब भी अगर आपका बात ना बने तो वहाँ पंजाब सरकार के पास आप जाइए, बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप वहाँ पे ये मुकदमा की प्रोसीड करवाइए। और साथ में ये जो बंदा है इसको इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। हम लोगों को नहीं ऐसे बहकावे में आना चाहिए, क्योंकि साफ तरीके से दिख रहा है कि एक नौटंकी स्कूल चला रहा है जहाँ कुछ नौटंकी के कलाकार बुलाकर ये सब ड्रामा करवा रहा है। ठीक है, जो पीड़िता है जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार आप भी बता दीजिए, आपने जो FIR है उसकी कॉपी मत दिखाइए, जैसा बताया कि वो कानूनी प्रावधान में नहीं होता है। आपने कब ये FIR कराई और पुलिस से जब आपकी बात हो रही है तो पुलिस क्या कह रही है? क्यों अब तक बजिंदर सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? सर पहले तो मैंने जब ये अपनी FIR अपनी कंप्लेंट करवाई थी सर, 10-11 दिन तक सर इस पे कोई कार्रवाई करी ही नहीं गई किसी भी तरह की। बेटा इनको कॉल करने तो इनके पास भी गए तो कह रहे हमारे पास आई नहीं, हमारे पास है नहीं। बेटा जी बोलिए बोलिए। और उसके बाद सर जब मैं हार कर सर हम चंडीगढ़ में DGP बोलिए बोलिए बेटा, आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सर जब हम चंडीगढ़ में DGP सर के ऑफिस में गए, वहाँ पे जाके सर को कहा, उनको बोला कि इन्होंने नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने किसी भी तरह का कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। तो सर ने जब इनको कॉल करवाए, सर उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इनको कॉल करवाए, तो तब उस दिन सर 28 तारीख को इमीडिएटली इन्होंने FIR कटवाई, FIR करी। और उसके बाद सर मैंने इनको कहा था कि मुझे जान का खतरा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं धरने लगवा दूंगा, मैं देश का माहौल खराब करवाऊंगा, जो कि सर ये इनकी अंदर की बातें इन्होंने कही हैं कि मेरे खिलाफ अगर FIR होती है तो आप बस से जला देना, धरने लगा देना, 28 फरवरी को FIR हो गई है, देना कि दबाव पड़ जाए कि मेरे ऊपर कोई। आप बता रहे हो 28 फरवरी को FIR हुई है? जी सर, 28 को FIR होने के बाद ये कह रहे हैं। ठीक है यतीमा, जी 5 दिन हो गए FIR हुई है। 28 से आज हम 4 तारीख को चर्चा कर रहे हैं और अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं है। जी सर। नहीं बेटा, क्या आपका 164 का मजिस्ट्रेटियल स्टेटमेंट हुआ है? कोई नहीं हुई, क्योंकि आपका क्या मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने आपको प्रोड्यूस किया? आपका स्टेटमेंट हुआ है क्या? दोबारा से बोलेंगे जी यतीमा, दोबारा एक बार। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 161 और 164 का स्टेटमेंट हुआ है क्या? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये प्रेशराइज है पूरा प्रशासन। नहीं मैम, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक किसी के सामने। ठीक है, सुन लीजिए एक बार यतीमा। देखिए, बहुत नॉमिनल चार्ज, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी के पास कोई बयान नहीं हुए। देखिए अनुराग, जितने गंभीर ये आरोप लगा रही हूँ उसके हिसाब से जो FIR हुई है उसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, वो बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है कि इनको एक लीगल एड की आवश्यकता है बिटिया को, और क्योंकि 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है और 164 में जो मजिस्ट्रेटियल जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है वो भी नहीं हुआ है, जबकि ये डिले है और नेग्लिजेंस है। तो जो ये बिटिया बता रही हैं जिस तरीके से, ब्रजिंदर सिंह का हमने पहले भी इस पे एक शो किया था और हमने पाखंड लोक में इसको ओपन किया था कि किस तरीके से लोगों का धर्मांतरण करा रहा है, किस तरीके से प्रेशराइज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पावरफुल व्यक्ति है जिसका कुछ राजनीतिक लोगों से संबंध है। देश तो कानून से चलेगा ना? नहीं, देश कानून से चलेगा, उसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनको लीगल एड लेनी चाहिए और वहाँ के प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वो बच्ची सालों बाद तो हिम्मत जुटा पाई सुबह खान कि मैं आगे आऊं, मैं FIR कराऊं। फिर उसके बाद उसको दर दर भटकना पड़ा, फिर वो DGP के पास पहुंची, तब जाकर FIR का आदेश हुआ। मैं कहती हूँ पंजाब में जितने भी सनातनी, जितने भी रैशनल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो एडवोकेसी में है,
दे शुड कम फॉरवर्ड कि एटलीस्ट इस बच्ची को प्रॉपर लीगल एड मिलकर इसको नेहा प्रॉपर रस्तोगी, न्याय मिले। एक चीज और, क्या अदालत खुद सुओ मोटो संज्ञान नहीं ले सकती है ऐसे मामलों का? बिल्कुल क्या अदालत 100% खुद ले नहीं सकती पूछ है, सकती है लेना संबंधित चाहिए। एसएसपी से कि 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, इसके अंदर हमारा सेक्शन 156(3) के अंदर एप्लीकेशन को मूव करना चाहिए। इमीडिएटली वो मजिस्ट्रेट के सामने मूव करे, एफआईआर का स्टेटस मंगाए और उसके अकॉर्डिंगली वो देख सकते हैं। साथ में ये 2 काम और कर सकती हैं, 2 रिप्रेजेंटेशन लगाए, एक पंजाब सरकार के पास, दूसरा वहाँ की जो वुमेन कमीशन होंगी उनके पास अपने एफआईआर का डिटेल देते हुए रिप्रेजेंटेशन लगाए। मेरे ख्याल से दोनों अपने तौर में संज्ञान। नेहा माफ कीजिएगा, हमारे साथ सुरजीत थापर जुड़ गए हैं। आप मीडिया सलाहकार भी हैं वजिंदर सिंह के और पेशे से लगता है वकील भी हैं। सुरजीत थापर, यहाँ पर जो पीड़िता है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो बता रही है कि 2017 से मैं आश्रम से जुड़ी, वो बता रही है कि 2021 से मेरा शोषण होना शुरू हुआ। सिर्फ मेरा शोषण नहीं हुआ, और भी कई लड़कियां हैं जिनका शोषण हुआ। 2018 में भी बजिंदर सिंह के ऊपर इस तरीके का मामला लगा, उसके परिवार को धमकी दी गई है। बजिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं तो विदेश जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितनी भी ये बातें बताई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो जिस बहन ने इस बातों को जो भी आरोप लगाए हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने भी प्रशासन से मांग की है, 2017 से लेकर जिस समय वो लड़की कह रही है उस समय तो वैसे ही लॉकडाउन लगा था। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है? देखिए, मैं बताऊं, जो विजय मैनुअल नाम का जो व्यक्ति है, इसने ही ये सारी एक स्टोरी बनाई है, मनगढ़ंत कहानी बनाई है, और ये पहले से प्री प्लानिंग की गई है। देखिए, जो व्यक्ति समाज में जिसमें समाज में वो बहुत बड़ा नाम होता है, उसके हजारों दुश्मन होते हैं। इसलिए प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए ये सारी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन हम प्रशासन से हमने मांग की है, अभी जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। बेटा आप बताइए, ये जो पास्टर बजिंदर सिंह जी के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मामला है ही नहीं। सर, अगर ये साजिश होती, आप देखिए, आप इनके निकालिए सर, इन पे पहले कितनी एफआईआर हो चुकी है और हर बार इन पे क्यों होती है? और भी पास्टर्स है और भी चर्चे चलाते हैं, उन पे क्यों नहीं कोई चीज़? इन पे हर लड़की आके इन पे ब्लेम, हर कोई आके इन पे ब्लेम। सर, अगर इन्होंने कुछ करा है इसीलिए तो इन पे बार बार आते हैं, ब्लेम जाता है, और ये कह रहे कि हम जानते नहीं, हमारा तिलक नहीं। सर, सारे प्रूफ हैं कि ये जानते हैं कि नहीं जानते, कि इनका क्या लिंक था, क्या है। और ये जब की बात करें लॉकडाउन, सर आप भी निकाल के देख लीजिए कि तब लॉकडाउन था, कौन से महीने की बात हो रही है, वो सारी पुलिस को भी मैं बता चुकी हूँ। सुरजीत थापर जी, और सर ये जो कह रहे हैं, जो सर इनके आए हैं, ये जो कह रहे हैं सर कि सुन लेते हैं बेटा, एक बार सुन लेते हैं ये जो आपने नहीं अपनी बात- जानते सर, ये सामने होते थे, ये भी कई बार मुझसे मिल चुके हैं, आप कह रही हैं कि सुरजीत कई जी बार खुद वहां पर मुझसे मिल मौजूद होते चुके थे? हैं, ये वहीं पर सारे होते थे, और जो भी इनकी प्लानिंग होती थी। जी और सर, सर, ये भी देखिए- चर्च में कई बार आते थे, और सर इनका जो भी ये प्लानिंग होती थी, ये सारे बीच में इन्वॉल्व होते थे, वहीं पे सारी इनकी वहां पे बैठ के सुरजीत जी, प्लानिंग होती थी पीड़िता ऑफिस कह रही में। है आप तो खुद उस अपराध का हिस्सा हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ इनका मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को 2024 में मिला हूं, उससे पहले मैंने आज तक उनकी चर्च में कभी गया ही नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ तो अभी जे इसका पकड़ा गया है, भी उससे पहले तो मैंने प्रॉफिट जी को कभी मिला ही नहीं। और 2024 में मैं प्रॉफिट जी से मिला, और उसके बाद मैं उनका स्पोक्स पर्सन बना। लेकिन मैं आपको बताऊं, और ये देखिए अभी कितना बड़ा झूठ बोला है इन्होंने। मैं तो रमन हंस मिनिस्ट्री का प्रेसिडेंट था, मैं तो अवतार जी को 2024 में मिला। ये कितना बड़ा झूठ है, देखिए। ठीक है, एक मिनट, एक बार बहुत बड़ा झूठ है, लड़की ने आपके चैनल के ऊपर ही बोल दिया। लेकिन सुरजीत थापर, ऐसा पहली बार तो नहीं है कि कोई पीड़िता सामने आई जिसने पास्टर बजिंदर पर आरोप लगाया। 2018 में भी आरोप लगाया, नहीं लगा? मेरी बात सुनिए आप, मैं अपने ऑफिस देखिए, वहां पर भी कैमरा लगा है, ये सारी चीजें आप सीधा बताइए ना। पहले जो अभी लड़की ने ऐसी बात बोली। सुरजीत जी, जो पीड़िता ने सवाल खड़ा किया उसका जवाब दीजिए। पास्टर बजिंदर पर पहले भी आरोप लगा है और शोषण का है ना? मेरी बात सुनिए पहले, मैंने आपको पहले कहा था मैं चैनल के ऊपर आऊंगा, और आपने पूरी बात मेरी सुननी है। पहले मैंने आपसे पूछा सुरजीत थापर, मैंने आपसे पूछा कि आपकी बात पूरी हो गई या नहीं हो गई।
मैं फिर आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए मेरे सवाल के जवाब के साथ। पूरी होने दीजिए। लड़की ने बोला मैं भी इनको जानता हूं आज तक। पहले बात सुनिए, जब से पहला झूठ तो यही है जो झूठ अभी बोला भी। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये पूछ रहा हूं सुरजीत थापर, क्या पास्टर बजिंदर पर पहले यौन शोषण के आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं? देखिए, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या वो सच्चाई सामने आने वाली है? आपको मालूम चल जाएगा। क्या वो सच्चाई सामने आ सकती है? सुरजीत थापर, जब पीड़िता कह रही है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या वो सच्चाई सामने आ सकती है कि एफआईआर हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक पास्टर जो है वो जेल में अंदर नहीं है? क्या वो सच्चाई आ सकती है सामने? पहले देखिए, जो इस बहन ने बोला है, उन्होंने तो मुझ पर भी आरोप लगा दिया, जबकि मैं 2024 में प्रॉफिट बजिंदर जी को मिला हूं। जिसको आप बहन कह रहे हैं वो कह रही है कि मेरी मेंटल स्टेटस बिगड़ गई, मुझे पैनिक अटैक आने लगे इस यौन शोषण के बाद, मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हो सकता है कि वो महिला आपको ना पहचान पा रही हो इस वक्त उस दबाव में। मेरी बात सुनिए, यदि मैं ही प्रॉफिट बजिंदर जी को 2024 में मिला हूं, तो ये लड़की तो मेरा नाम ही ले रही है। इसका मेरी बात सुनिए, जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसकी जांच कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको बताऊं, जो विजय मैनुअल ने ही जे एक ऐसी प्री प्लानिंग कर उनको सिखाया है भी कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें जो बहन कह रही है, आपके सामने है, अब दूध का दूध पानी का पानी, इसमें बहुत बड़ी बात आप बताने वाले। प्लीज 1 सेकेंड। पीड़िता कह रही हैं रोते हुए कि मुझे मेरे परिवार को लगातार धमकी मिलती रही है, मैं तो आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुरजीत जी, एक बार सुनिए जरा, बेटा जरा एक बार बताइए सच सच, क्या आपको और आपके परिवार को धमकी मिली या नहीं मिली? और धमकी मिली तो किसने दी धमकी आपको? सर कंटिन्यू धमकियां मिल रही हैं, इनके वहाँ के बाउंसर्स के फ़ोन आ रहे हैं सर, व्हाट्सएप कॉल्स रात में हम ब्लॉक कर करके थक गए, इतने कॉल्स। और सर इनके खुद चर्च के प्रधान, अगर मुझे अलाउ हो तो मैं उनके नाम भी ले सकती हूँ कि वो हमारे घर पर आए धमकी देने तक। सर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है उसकी। बताइए सुरजीत थापर जी। देखिए सर, मैं आपको दिखा दूंगा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इनकी जो मदर है, उन्होंने फोन किया था प्रधान जी को, अवतार जी को, जो प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, जो सारे वो मैनेज करते हैं, उनको फोन करके इन्होंने बुलाया था अपने घर में, जिसकी विद रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमारे पास एविडेंस है उसके। वो हम प्रशासन ने हमसे मांगे, हमने प्रशासन को दिए हैं। कब इन्होंने हमें बुलाया, कैसे कॉल की? सुरजीत थापर जी, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप कानून के जानकार लग रहे हैं, आपके पीछे कानून की किताबें हैं। यौन शोषण की एफआईआर अगर दर्ज होती है तो गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है? कानूनी प्रावधान क्या है? देखिए, जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन उसके नहीं, मुझे आप जरा एक बार बता दीजिए, अगर यौन शोषण की एफआईआर सुरजीत थापर के खिलाफ होती है तो सुरजीत थापर की तुरंत पहले गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? देखिए, ऐसा तो बहुत सारे झूठे आरोप, कानून क्या कहता है वो आप बताइए ना सुरजीत थापर, आप कानून के जानकार भी हैं। मेरी बात सुनिए, जो हर व्यक्ति को अधिकार है, अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। अभी प्रशासन को हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तीन कानून के जानकार हैं सुरजीत थापर, 3 कानून के जानकार हैं। यतीमा हिंदू धर्मगुरु हैं, लेकिन कानून की जानकार भी हैं। नेहा रस्तोगी, मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाह रही थी। ये मुद्दा जो है ना, एक्चुअली बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। तो पहले तो ये बच्ची को इमीडिएटली अपना कंप्लेंट, जो धमकियां मिल रही है इनको, एक और कंप्लेंट दर्ज कराकर, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगा, बट हमें कंप्लेंट दर्ज कराकर डायरी नंबर लेकर, वो डायरी नंबर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पीएमओ ऑफिस भी लगाकर और वहाँ पंजाब गवर्नमेंट को पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करनी चाहिए। वो एक धर्मगुरु बहुत ही बड़ा फेक, और मेरे ख्याल से बहुत ही उसका सोर्स होगा इधर उधर का। क्या एफआईआर के तुरंत बाद अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन वहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही, तो हमें बड़े तौर में सुरजीत थापर की ये दलील कि देखिए पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, क्या सामान्य अपराधी के ऊपर भी ऐसे ही काम होता है? वो बंदा एक इन्फ्लुएंसर बंदा है, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन होगा या जिसका जो भी तरीके, तो उस वजह से ये सारा चीज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। बट अभी हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वो बच्ची को हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाना चाहिए।
चाहिए कि जो धमकी उसके और उसके घर वालों को मिल रही है वो सच ना हो जाए, और उसका इमीडिएटली एफआईआर के बाद उसका पासपोर्ट वो होना चाहिए सीज, कि आउट ऑफ इंडिया वो ट्रैवल ना कर पाए फॉर द मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ये मीडिया का भी एक बहुत ही बड़ा दायित्व है कि ये न्यूज को जितना स्ट्रांगली वो प्रेस ऑन कर पाए, थापर साहब एक तरफ होगा। यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो रहा है, एफआईआर हो गई है, दूसरी तरफ पास्टर बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहे हैं, जैसे सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा पीड़िता के परिचितों से कि 5 तारीख को मैं विदेश जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, वो पहले से जो प्रोग्राम था वो समागम में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी मैं आपको तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन चलो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, बोलिए थापर जी। जब भी पॉलिटिकली कोई प्रेशर होता तो हम पर एफआईआर दर्ज होती। अनुराग जी, ये पॉलिटिकल मामला है। एक सेकंड, अरे ये पॉलिटिकल मामला है। ये राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। एक नाबालिग बच्ची जो कह रही है कि सालों से मेरा शोषण हुआ है, ये कोई राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का मुकदमा है? मेरी बात सुनिए। सुरजीत जी, कैसी बात कर रहे हैं आप सुरजीत थापर? अभी जो सुरजीत जी सुनिए, सुबह खान कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, सबसे पहले तो थापर जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल टीवी पर बैठकर एक पाखंडी व्यक्ति को प्रॉफिट और अवतार कहकर आप अंधविश्वास ना फैलाइए, अन्यथा आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात ये कि ये जो बच्ची है इसको मैं कहना चाहती हूँ, बीच में मत काटिए थापर जी, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, बात सुनिए। अनुराग इनको बोलिए प्लीज। अरे कोई धमकी नहीं है भाई, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जाकर। सुरजीत सुन लेते हैं सुबह खान। ट्रैक रिकॉर्ड देख लो मेरे भाई, आपके पास कोई एविडेंस नहीं। अरे ट्रैक रिकॉर्ड देख लो मेरे भाई, गूगल है ना, गूगल है ना, नाम टाइप कर लेना सुबूही खान, ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, तब बोलना कि धमकी है कि क्या है। दूसरी बात, मैं इस बच्ची को ये कहना चाहती हूँ कि अभी थापर जी ने कहा, सुनिए मेरी बात, बहुत हुई आपकी बकवास, बात सुनिए। यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची यौन शोषण का आरोप लगा रही है, वो सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन आप कितनी सेंसिटिविटी से इस मुद्दे को सुन रहे हैं। आप उनको प्रॉफिट बोल रहे हैं, आप उनको अवतार बोल रहे हैं। देखिए अनुराग जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इन्होंने अभी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोला कि एसआईटी गठित हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। हो सकता है कि इनको उम्मीद नहीं, पूरा यकीन हो कि एसआईटी की रिपोर्ट इनके फेवर में आएगी। मैं इस बच्ची को कहना, और क्या हर मामले में एसआईटी गठित हो पाती है क्या? मैं इस बच्ची को कहना चाहती हूं, अगर इसको पंजाब सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, ये नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को अप्रोच करे। ये एक नेशनल मुद्दा है। इस तरह की चंगाई सभाएं, इस तरह के क्रिप्टो क्रिश्चियंस हमारे देश में हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये पूरे देश के सामने आना चाहिए। और अपने अवतार को बोलिएगा कि अगर ये पाखंड है और अगर ये आरोप सही है तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरजीत थापर कंप्लीट कीजिए अपनी बात। सुबह देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको कहना, कोई इनको धमकी नहीं है, कोई धमकी की कोई रिकॉर्डिंग इनके पास है तो बताएं, कहां इनको थ्रेट दी गई है, कहां इनको धमकी है। सुरजीत थापर, वो पीड़िता अभी भी कैमरे के आगे सिसक कर रो रही है, वो अभी भी रो रही है। देखिए, आप उस दर्द को महसूस तो कीजिए, आप उस दर्द को महसूस तो कीजिए। किसी आश्रम का प्रवक्ता बनना आपकी मजबूरी हो सकती है आर्थिक तौर पर, लेकिन भावनात्मक तौर पर भी तो जरा समझिए। इस बहन ने तो मुझ पर भी आरोप लगा दिया। इस बहन ने बोला भी सुरजीत ठाकुर भी इसमें इन्वॉल्व है। सुरजीत जी, पंजाब की सत्ता के जिस नशे में आप है ना, इस नशे को थोड़ी देर दूर रख दीजिए। आपकी जबान इस तरीके से लड़के, सुनिए सुरजीत जी, जरा बात सुनिए, थोड़ी देर तसल्ली से बात को सुन लीजिए और उसके बाद बात रखिएगा। आप जिस तरीके से पीड़िता को ही आरोपित बनाने में लगे हुए हैं ना, उस तरीके से आपकी मानसिक स्थिति पता चल रही है। एक सेकंड सुनिए, एकदम से सबसे पहले उस पास्टर की गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब एक एफआईआर लॉन्च हो गई यौन शोषण की उसमें सेक्शंस में, तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए था ये प्रिविलेज क्यों पास्टर बजिंदर को, ये प्रिविलेज क्यों पास्टर बजिंदर? सुरजीत थापर कंप्लीट कीजिए। देखिए सर, सबसे पहले तो आप जो इनके पास एविडेंस है वो क्या आपको वो आपको नहीं प्रस्तुत करना है, वो अदालत में प्रस्तुत करना है। आप कानून के जानकार हैं, एविडेंस आपको प्रस्तुत नहीं करना है,
वो अदालत को प्रस्तुत करना है। अभी देखिए, तक आपके दबाव के चलते देखिए, उन्होंने भी- प्रशासन उस लड़की की 161 का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अभी तक उसके मजिस्ट्रेटियल बयान नहीं हुए। इसी से पता चलता है कि पास्टर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। सुरजीत थापर, ये तो आप भी कानून के जानकार पर जानते होंगे ना, जानकार के तौर पर, कि अगर एक बच्ची जो आरोप लगा रही है कि साहब जब मैं नाबालिग थी तब से मेरा यौन शोषण हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है उस व्यक्ति की, और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भाग गए। अब सुरजीत थापर जो जुड़े पास्टर विजेंदर को बचाने के लिए, वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया चर्चा से, वो भाग गए यहां से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनके पास शायद सवालों का जवाब भी नहीं था। लेकिन फादर नॉर्बर्ट, ये जिनको प्रॉफेट, पास्टर, अवतार, जी बता रहे हैं, क्या वाकई वो ईसाई धर्म के कोई भगवान के अवतार हैं क्या पास्टर बजिंदर, जिस पर यौन शोषण के आरोप हैं? जैसे शुरुआत में ही कहा कि इस तरह के जो सेल्फ डिक्लेयर प्रॉफिट कहते हैं, ये हम चर्च इनको मान्यता नहीं देता है। नंबर क्या 1, क्रिश्चियनिटी में कहीं ऐसा है कि हम मुर्दों को जिंदा कर देंगे पानी पिलाकर, हम कैंसर जो 4th स्टेज में है उसको ठीक कर देंगे, जो पास्टर बजिंदर दावा करता है अपनी चंगाई सभा में? तो सब ढोंग जैसे आपने कहा, क्योंकि कोई भी इसका दावा नहीं करता। नहीं तो हमारी हॉस्पिटल बंद हो जानी चाहिए, हमारे जो अच्छे लोग हैं वो चंगे हो जाने चाहिए। तो वो एक नहीं हो चीज रहा। और बताइए लेकिन फादर, ये बात क्या मजबूरी है कि इस देश में भी जो ईसाई संगठन है वो अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए कि कम से कम एक प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर दें कि जो पास्टर बजिंदर दावे करता आ रहा है आज तक, ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, कोई भी अगर ईसाई है तो वो ना जुड़े पास्टर बजिंदर से। नहीं, ये क्या डर है, क्या मजबूरी है आप लोगों की? कोई डर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो मेन लाइन चर्चेस है वो अपना काम करता है। इस तरह के मतलब क्रिश्चियनिटी के नाम पर कोई भी कुछ करता रहे? नहीं, वो गलत बात है। उसको जो असत्य है उसको हम तो मेरा एक प्रश्न है, मेरे एक प्रश्न यतीमा, है, एक इसमें बुनियादी सवाल ये है कि इस तरीके के उसने चमत्कारिक दावे किए, तभी तो इस तरीके की पीड़िता, उनका परिवार और बड़ी संख्या में लोग जुड़े ना उस चर्च से, मैं ये पूछना वरना चाहती क्यों हूँ जुड़ते? कि क्या आपको इस पाखंड के खिलाफ आवाज उठाकर आपका दायित्व नहीं बनता कि आपके धर्म को कोई, आपके धर्म का सहारा लेकर अगर कोई बदनाम कर रहा है या इस तरीके की यौन शोषण कर रहा है तो आपको एक एक्शन लेना चाहिए और इसके खिलाफ इस बात कार्रवाई को करना मैं चाहिए। मान रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर मसला है और इस तरह की जो नहीं तो चीजें हो उसमें रही है, आपकी भूमिका कानून क्या है फादर, उसमें आपकी भूमिका क्या मतलब है? यतीमा कह रही है सिर्फ आलोचना करने से तो नहीं होगा ना, नहीं, आपकी कोई संस्था होगी वो तो आगे आनी चाहिए ना। इसलिए वो बच्ची कह रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ, 2018 में जिसने एलिगेशन लगाए थे वो भी अकेली नहीं थी, कुछ और बच्चियां भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि पास्टर बजिंदर अकेला हो हिंदुस्तान में। इनके साथ खड़े हैं, जो असत्य हो उनके साथ खड़े खड़े हैं। होने का अर्थ ये है कि आप ठीक उसके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। एक सेकंड, नया रस्तों की जो बातें पीड़िता ने कही हैं, इस वक्त पूरे देश ने देखा है, अधिकतम कितनी सजा हो सकती है पास्टर बजिंदर को अगर कानून अपने हिसाब से काम करे? देखिए, कानून अगर अपने हिसाब से काम करे तो विद इन अ ईयर ये केस को डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, और मिनिमम इसको कम से कम 7 से 8 साल, क्योंकि पॉक्सको एक्ट में एफआईआर के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको इमीडिएट अरेस्ट होता है। बेटा, आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक उम्मीद और ज्यादा कहीं जगती है आपके अंदर कि हाँ मैं अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगी और मैं पास्टर बजिंदर के खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो मैं लेकर रहूंगी, मैं इंसाफ लेकर रहूंगी, उम्मीद जगती है आपको आज? सर, जैसे मैम ने कहा, उनके हिसाब से मुझे यही है कि मुझे, जैसे मैम बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा, पर सर मेरा एक ये भी कहना है कि मैम ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि यहाँ पे, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, ये किसी को भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा यही है कि मुझे इस चीज़ पे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी भी अंदर दबी हुई हैं, जो बोल नहीं सकती, जिनके साथ रोज़ कुछ ना कुछ होता है। और यही है कि इस आदमी को, जो ये ऐसे है कि सर ये फ्रीली ये कह के गए कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से पर लेकिन आज इस चर्चा के बाद हमें लगता है कि हमें भी उम्मीद है, नहीं है, हर पैनलिस्ट को ये उम्मीद है और पूरे देश को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द पास्टर बजिंदर के खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा, सिस्टम की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से। आपने अपनी हिम्मत जुटाई, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना दर्द, अपनी पीड़ा को साझा किया। मुझे जी बोलिए बोलिए बोलिए।
और सर मुझे एक और है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, ठीक बात, क्योंकि वो सर ये कुछ पैनलिस्ट ने भी भी करवा कहा। जी सकते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वो आपका पैनलिस्ट ने भी नंबर कहा कि क्या आपको और पुलिस सर सुरक्षा मेरा- मिलनी बेटा, चाहिए, मैं तो- लेकिन आपने बेटा, ये मैं एक हिम्मत बात जुटाई सर है, से भी ये- इस हिम्मत को ये बरकरार रिक्वेस्ट रखिएगा है। जब तक कि आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है। बेटा, माफ कीजिएगा, इंसाफ- वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यतीमा माफ कीजिएगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस कार्यक्रम को हमें यहीं रोकना होगा, इस सवाल के साथ कि पास्टर बजिंदर के ऊपर पीड़िता ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन पर एक्शन आखिर कब तक होता है, कब तक इस पीड़िता को इंसाफ मिलता है। धन्यवाद।